So we had studied different types of taxes, that is direct tax, indirect tax, and some of the taxes like income tax, wealth tax, corporate tax, and then indirect tax as stamp duty, entertainment tax, excise duty. All this we have studied. देखिए एक्साइज ड्यूटी में एक लाइन फिर से आपको इसमें कहना चाहूँगा। एक्साइज ड्यूटी जो होता है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस पर हमें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ बनाई, एक्साइज जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कोई चीज़ बनाई तो उसमें कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है ना। आपने कुछ चीज़ें, जैसे कोई मशीन बना रहा है तो उसमें वो स्टील यूज़ कर रहा है, ठीक है, और भी जो जो मटेरियल लग रहा है वो नेचर से, नेचुरल रिसोर्स उस देश का यूज़ कर रहा है। तो इसके कारण वहाँ की सरकार कहती कि भाई आपने हमारा रिसोर्सेज यूज़ किया है तो उसके लिए आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है एक्साइज। एक्साइज जो होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। लेकिन ये ड्यूटी जो है, अब आप बना के अपने घर में, जैसे मैं अपने घर में कोई चीज़ बना रहा तो मैं अपने घर में बना के रखा हुआ हूँ, ठीक है, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बनाया, रख लिया अपने घर में। लेकिन जहाँ मैं उसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ मार्केट, तो बेचने के जब मैं ले जाऊँगा तो मेरी चेकिंग होगी कि भाई क्या ले जा रहा है, तो ये सामान मैं किस लिए ले जा रहा है, तो बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, तो इसका एक्साइज टैक्स भरे हैं, तो नहीं भरे हैं, लीजिए लाइए। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन होता है तब जो है वो आपसे कलेक्ट किया जाता है एक्साइज टैक्स, ठीक है। और एक बार आपने पे कर दिया है, कहीं भी पे कर दिया है, तो फिर आप उसे कहीं भी ले जाते रहते हैं तो वो आपका चेक करते हैं कि इस पर एक्साइज टैक्स पे किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं या एक्साइज टैक्स। और नए समय का आज का आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले कई तरह के टैक्स होते थे। पहले जो है सेल्स टैक्स, फिर आपने वैट सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, और भी कई तरह के टैक्स होते थे। पहले कई तरह के टैक्स होते थे जो अलग अलग जगह वसूल किए जाते थे। जैसे कोई सामान बन रहा है जो कि 4-5 लेवल पर बन के आ रहा है, ठीक है, तो हर जगह उससे कुछ कुछ वसूला जाता था। यानी पहले, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक फर्नीचर बनता है तो सबसे पहले जहाँ पेड़ कटेगा, पेड़ कटने के बाद फिर उसको लकड़ी कटेगा, टिम्बर, वहाँ से फिर वो जो है जाएगा कोई कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर के पास, वहाँ से फिर वो सब करके फिर फाइनली पेंटर के पास आएगा पॉलिश होने के लिए। जब यहाँ से सब हो जाएगा तो पैक होके फिर जाएगा रिटेलर के पास बिकने के। तो इतने स्टेज में 4-5 स्टेज हो के वो पहुंचा रिटेलर, तो हर स्टेज पर थोड़ा थोड़ा कोई कोई टैक्स लिया जाता था पहले। तो लोगों को टैक्स जमा करने में बड़ी बहुत परेशानी होती थी, ठीक है, क्योंकि जो लोग सिंपल होते हैं, जैसे अब जो लकड़ी काट रहा है वो हिसाब किताब लिखना नहीं चाहता है कि आप कितना लकड़ी काटे, किस किस साइज का काटे, तो उतना वो चाहता है कि मैं भाई इतना झमेला नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी से पे करके अपना छुटकारा पाऊँ। तो लोग जो है, कारीगर जो होते हैं या वर्कर्स होते हैं या जो भी लोग लगे होते हैं प्रोडक्शन में, वो लोग ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते। तो ये सब इतना तरह का टैक्स, और टैक्स पे करना ही नहीं, मतलब टैक्स तो पे करिए सो करिए, उसके लिए पूरा अकाउंट मेंटेन करिए, एक एक चीज़ का हिसाब आप रिटर्न में लिखिए कि हाँ ये बना, ये बना, ये किया, ये किया, वो उनके लिए संभव नहीं होता। तो इसीलिए एक तो टैक्स का बहुत झमेला होता था और लोग पे नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पे करने से ज़्यादा उसमें अकाउंटिंग का झमेला होता था। तो उन सब दिक्कतों को देखते हुए, ताकि जो भी लोग काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको टैक्स पे करने में परेशानी ना हो, अकाउंटिंग ज़्यादा नहीं करना पड़े, हिसाब किताब नहीं, पता चला काम छोड़ के वो हिसाब किताब करने में, लिखने में लगे होगा, वो कस्टमर को सामान बेचे कि अपना कॉपी मेंटेन करे, क्या क्या आया है, क्या क्या गया। तो उस सब को मिला के एक ही टैक्स कर दिया गया और उसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कर दिया गया कि एक ही जगह लगेगा, अब बार बार अलग अलग जगह
लगेगा नहीं कि अब जैसे मैंने आपको फर्नीचर का बताया कि 5 लेवल पर वो बन के आ रहा है। अब जब बिक रहा है तो या जो बेच रहा है तो वहां पर क्या उसका चेक किया जाता था कि सारे लेवल पर टैक्स दिया गया है कि नहीं। अब आप रिटेलर बेच रहा है उसके यहाँ चेक हो रहा है कि आपसे पहले जो 5 लोगों ने इसको सब किया, जहां जहां से आया हर जगह हुआ कि नहीं, मतलब बहुत झमेला होता था। तो उसके लिए अब कर दिया गया कि एक ही जगह जहां पॉइंट ऑफ सेल है, जहां पर बिक रही है चीज, पॉइंट ऑफ सेल जहां बिक रही है चीज, वहीं पर टैक्स सिर्फ लगाया जाएगा, बाकी कहीं टैक्स नहीं लिया जाएगा। और एक ही सबको मिला के एक टैक्स कह दिया गया, नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या था, गुड्स पर अलग टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स अलग होता था, सर्विस पर टैक्स लगता था उसको सर्विस टैक्स बोलते थे। गुड्स पर लगता था, कहीं सेल्स टैक्स है, कहीं वैट है, कहीं और कुछ है। तो कर दिया गया कि इतना टैक्स की जरूरत नहीं है, हमें एक टैक्स चाहिए। देखिए लोग स्लोगन क्या दिया था इसमें, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो एक देश होगा एक ही टैक्स, दैट इज जीएसटी, चाहे वो गुड्स पर हो चाहे सर्विस पर हो, सब पर जीएसटी ही लगे। अब ये अलग बात है कि भाई एक ही, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट्स अलग अलग हैं, एक जगह सेंटर पर यूनियन की गवर्नमेंट है, एक जगह स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, एक जगह पंचायत की भी गवर्नमेंट। तो वो जो है अभी जो है टैक्स 2 लेवल पर लिया जाता है, ठीक है। एक यूनियन गवर्नमेंट पर ये लिया जाता है और एक स्टेट लेवल पर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली 3 हम जीएसटी जो होता है 3 कैटेगरी में बटा होता है। एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट लेता है जीएसटी, एक होता है सीजीएसटी जो सेंटर जीएसटी हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, और एक होता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें जो है अगर दूसरे राज्यों को जाना होता है जीएसटी तो वो इसके माध्यम से जाता है, आईजीएसटी के माध्यम से, ठीक है। जैसे कोई सामान एक बिक रहा है जो कि तमिलनाडु से बन के यहाँ बिहार में बिक रहा है, कोई भी सामान मान सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी हो सकता है, वो बिहार में बिक रहा है लेकिन वो बन के आया है तमिलनाडु से। तो ऐसे में यहाँ की गवर्नमेंट उस पर एसजीएसटी लगाएगी जो कि बिहार सरकार को जाएगा, कुछ उस पर सीजीएसटी लगेगा सेंट्रल जीएसटी जो कि भारत सरकार को जाएगा, और एक हिस्सा उसमें आईजीएसटी होगा जो कि तमिलनाडु सरकार को जाएगा, जहां से वो बन के आया है उसको भी तो मिलेगा। तो इस तरह से जीएसटी में 3 पार्ट होते हैं। आप कभी भी बिल देखिएगा, कोई सामान लेते हैं उसमें आपको ये दिख जाएगा, उसमें अलग अलग लिखा रहेगा कि आईजीएसटी इतना है, सीजीएसटी इतना है और एसजीएसटी इतना है। सर ये मानिए तमिलनाडु से आया बिहार, इंटरनेशनल भी लगेगा, इंटीग्रेटेड भी लगेगा, स्टेट का भी लगेगा क्या? इंटरनेशनल नहीं बोले, इंटीग्रल बोले, इंटीग्रेटेड आई। इंटीग्रेटेड लगेगा और नेशनल लगेगा। हाँ सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी स्टेट का जो, हाँ यहाँ बेच रहे हैं तो यहाँ की सरकार तो कुछ लेगी ना। तीनों का तीनों टैक्स लगेगा, तमिलनाडु से आएगा तो। हाँ हाँ हाँ, तमिलनाडु से आए कहीं से आए, मतलब कोई चीज कहीं तो बनेगी ही ना। स्टेट से आएगा बिहार में तो तीनों का तीनों टैक्स लगेगा। हाँ हाँ, और केवल बिहार में ही बना है तो केवल बिहार का तो टैक्स लगेगा। नहीं तो वो जो मतलब जो स्टेट को जाने वाला आईजीएसटी होगा वो एसजीएसटी में ही हो जाएगा शामिल, यानी एसजीएसटी चूंकि बाहर से नहीं आया तो एसजीएसटी ही हो जाएगा खाली, और सीजीएसटी लग जाएगा ये, हाँ सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा ही लगेगा। लगेगा ही लगेगा, वो चूंकि इस देश में ही ना बिहार है, इस देश को आप क्या कहिएगा कि गंगा बिहार की नदी है, भारत की नदी नहीं है। आपने अगर मुजफ्फरपुर में खोद के कुछ रिसोर्स निकाला तो वो क्या बिहार का रिसोर्स हो गया, भारत का नहीं हुआ। तो कोई भी चीज खरीदना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा ही हाँ लगेगा और स्टेट वो गवर्नमेंट देखिए, वो आपके हमारे सोचने की बात नहीं है, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, और उस जीएसटी में जिसको जिसको जो मिलना होगा वो उसको चला जाएगा। सेंटर को जो जाना होगा वो सीजीएसटी में लगेगा, जो स्टेट को मिलना होगा वो एसजीएसटी में लगेगा, अगर किसी दूसरे स्टेट को भी मिलना होगा तो वो आईजीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट में चला जाता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है ना टैक्स। हाँ
जो स्टेट गवर्नमेंट अगर वसूलेगी तो उसको मिलेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखिए लास्ट लाइन जो आपका जीएसटी का क्या लिखा हुआ है, द मोटो इज वन नेशन, एक देश एक राष्ट्र, वन मार्केट एक बाजार, पूरा देश का एक ही बाजार। कहने का, देखिए कहने का मतलब क्या है वन मार्केट का, पहले क्या होता था, चीज़ें मान लीजिए कोई चीज़, मसाला ले लीजिए, मसाले जो हम खाते हैं केरला में होते हैं, तमिलनाडु तरफ कर्नाटका तरफ होते हैं, तो वहाँ जो है वो अलग प्राइस पर मिलता था, यहाँ आके अलग प्राइस पर मिलता था। मतलब आप एक चीज को देश में 5 जगह खरीदने जाते तो हर जगह दाम अलग अलग रहता था। तो पूरे देश में एक ही जैसा हो, ऐसा नहीं हो कि कहीं कुछ प्राइस लिया जा रहा है कहीं कुछ प्राइस लिया जा रहा है। इन चीजों को दूर करने के लिए, ताकि पूरा देश में एक स्टैंडर्ड हो जाए, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, उसके लिए किया गया ये सिस्टम। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वन नेशन वन मार्केट। आज देखिए, आज हम अमेजन से मंगाते हैं सामान, तो वो उसमें थोड़े लिखा रहता है कि ये बंगाल से आ रहा है, ये कर्नाटक से आ रहा है, ये दिल्ली से आ रहा है, ये गुड़गांव से आ रहा है, आपको कहाँ से मंगाना है, ठीक है। वो सारा वो उसका इंटरनल सिस्टम है। हम सिर्फ देखते हैं कि हमें क्या सामान चाहिए और हमें क्या प्राइस पर मिल रहा है। अब वो प्राइस वो जहां से दे रहा हो, चाहे वो कर्नाटका से लाके दे रहा हो, चाहे वो तमिलनाडु से लाके दे रहा हो, चाहे कहीं से, तो आज हमारे लिए क्या हो गया है, हमारे लिए आज पूरा कंट्री वन मार्केट हो गया है। आज तो समझिए कंट्री अमेजन हो गया है, वन वर्ल्ड मार्केट हो गया है। आज आप कहीं भी मिलने वाली दुनिया की कहीं के भी चीज़ को आप अमेजन से मंगाइए और वो आपको एक ही रेट पड़ेगा, चाहे आप पटना में मंगाइए, चाहे आप दिल्ली में मंगाइए, चाहे आपको चेन्नई में मंगाइए, चाहे आप कोलकाता में मंगाइए, हर जगह वही रेट अमेजन देगा और वही डिलीवरी देगा। तो इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, और एक ही टैक्स लगे कहीं भी जाए कहीं भी लगे। इसका ये इससे चाहते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक स्टैंडर्ड हो जाए। अब इससे क्या होता है कि बिजनेसमैन को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, उनको पता है कि इतना प्राइस पर बेचना है, इतना टैक्स देना है, ये देना है। नहीं तो आधे समय बिजनेसमैन इसी में परेशान रहता है, अरे वहाँ कौन सा टैक्स लग, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग अपना टैक्स होता था पहले। अब पता चला वो कैलकुलेट इसी में रहता है कि अरे बिहार जाएंगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, झारखंड में भेजेंगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, यूपी में भेजेंगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसी में परेशान रहता था और उसी हिसाब से अपना कैलकुलेट करता था, उसी हिसाब से अपना कॉस्ट वेरी करता था। तो अब इन चीज़ों को आज देखिए, आप अमेजन पर ऑर्डर कर रहे हैं, अभी मैं अमेजन पर अगर कोई टीवी का प्राइस देख रहा हूँ तो चाहे मैं पटना से देखूँ, दिल्ली से देखूँ, कलकत्ता से देखूँ, अहमदाबाद से, कहीं से देखूंगा, वही प्राइस और वही प्राइस पर मुझे डिलीवरी देगा। तो यही चाह रहा है, ये तो अमेजन है, इसी तरह इंडिया का हम चाह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो जाए कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। इस सिस्टम को लाने के लिए ये लाया गया जीएसटी। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें हुई, अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे वो मतलब हटा सकती है, कहीं से भी अमेजन से तो कहीं से भी आ जाएगा, तो उस पर टैक्स किस तरह से समझे। अमेजन तो कोई भी स्टेट से तो मंगा सकता है। हाँ, तो अमेजन भी तो टैक्स भरता है ना। डायरेक्ट अमेजन ही भरता है, वही चीजों से हम लोग से वसूल करता है। अमेजन नहीं भरता है, भरते हैं सेलर जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। अमेजन सिर्फ हमें सप्लाई करने का काम करता है। एक तो कहने का तरीका हुआ कि अमेजन थोड़े भर रहा है, अमेजन तो सिर्फ सप्लाई करता है, ठीक है। तो जो एक्चुअली में सेलर है वो भरता है। मैंने बोला ना कि पॉइंट ऑफ सेल जहां है, जहां पर बिक रही है चीज, वहां पर टैक्स लगता है। अब आप कहिए कि सर अमेजन कोई पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, अमेजन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आप जैसे मैंने एक टीवी मंगाया जो मान लीजिए गुड़गांव से आ रहा है, तो वो एक्चुअली कहाँ बिक रहा है सामान,
वो सामान बिक रहा है गुड़गांव में, ठीक है। अमेजन सिर्फ उसके वहां से लाके मेरे यहाँ देने का काम कर रहा है। अमेजन कोई जगह थोड़े है, इट इज जस्ट अ वेब प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई ये प्राइस पर आपको टीवी मिल रहा है। वो अगर आप उसके अंदर जाइएगा तो बताएगा हाँ ये सेलर है, ये सेलर है, कहाँ का सेलर है, यहाँ का सेलर है। और अंदर जाइएगा तो उस सेलर का इंफॉर्मेशन भी मिलेगा आपको कि ये एड्रेस है, ये है, इसके बारे में ये फीडबैक है, ये है। उसका एड्रेस, फोन नंबर, उसमें आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो उसमें ये भी दिखाएगा कि कौन सा सेलर कितना प्राइस पर आपको ऑफर कर रहा है। उसमें भी अलग अलग प्राइस होते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको एक प्राइस डिस्प्ले करता है उसके अलावा भी कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो जो बेस्ट ऑफर होता है वो सामने डिस्प्ले करता है। जो सबसे चीपेस्ट होगा, जो सबसे स्टैंडर्ड होगा, उसको वो सामने डिस्प्ले करता है। अमेजन पर एक ही प्राइस नहीं होता है। आप कोई टीवी देख रहे हैं, आप उसका अंदर में अदर ऑप्शंस में जाइएगा तो और बहुत सारे सेलर्स का वो ऑप्शन देगा, लेकिन सामने जो डिस्प्ले करता है, जो सबसे सस्ता होता है, सबसे बढ़िया होता है अमेजन के हिसाब से, जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है बेहतर, उसको वो सामने उसका प्राइस दिखाता है। आप चाहें तो उसमें और अलग अंदर जाके कई सारे सेलर्स हैं, वहाँ आप सेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस सेलर से चाहता हूँ। खैर, तो अमेजोन जो है सिर्फ एक, समझिए कि एक आईटी सिस्टम है जो आपको जोड़ता है सेलर्स से, सेलर्स और कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ता है। आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहा है, अवेलेबल है बिकने के लिए, कौन कौन बेच रहा है, किस प्राइस पर बेच रहा है। और जो सेलर्स हैं उनको दिखाता है एक तरह से कि कितने कस्टमर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से वो परचेज करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, तो वो ऑर्डर जो है वो चला जाता है सेलर के पास कि हाँ भाई ये यहाँ से मंगाए हैं, इनको आप पैकिंग करिए, हम डिलीवरी कर देंगे, ये प्राइस पर इन्होंने ऑर्डर बुक किया है। तो वो फिर अपना, या तो मतलब कई होता है कि अपना रखते हैं वो अमेजोन के यहाँ पहुँचाते हैं, नहीं तो बहुत के अमेजोन में ही रखा, अमेजोन के गोदाम होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वहीं उनका प्रोडक्ट रखा होता है ऑलरेडी, वो स्टोर करके वहीं रखे हुए रहते हैं ताकि लाने ले जाने का झंझट नहीं पड़े। अमेजन के ही गोडाउन होता है, तो वहाँ उनका ऑलरेडी रखा रहता है, तो अपना उनका ऑर्डर चला गया तो वहाँ से डायरेक्टली पैक होके वो शिप हो जाए, वहाँ से डिलीवरी के लिए आ जाता है। तो अमेजोन सिर्फ इतना ही काम करता है कि कंज्यूमर तक सेलर का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पहुंचाता है सारा, और सेलर तक कंज्यूमर का इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हाँ भाई इन्होंने यहाँ से आपका ऑर्डर किया है। और फिर बीच का सारा चीज, आपका कोई शिकायत, उनका तरफ से कोई बात जो भी है, ये सब हैंडल करता है। लेकिन सामान तो एक्चुअली, जैसे मैंने कहा टीवी मंगाया, अगर टीवी वो गुड़गांव से, तो सामान कहाँ बिक रहा है, एक्चुअली गुड़गांव में बिक रहा है सामान, वहां से अमेजोन ला के हमें यहाँ दे रहा है, बेचने वाला गुड़गांव का है, तो पॉइंट ऑफ सेल वहां है, तो जो गुड़गांव में सेलर है उससे टैक्स लिया जाता है। तो बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि हम अपना कैलकुलेट करके आराम से अपना हम बिजनेस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हम अपना बिजनेस पर फोकस कर सकें। तो इसलिए वो चाहता है कि हमको पता हो कि हाँ कितना टैक्स लगेगा, और हर जगह का अलग अलग नहीं हो, पता चला कि पूरा चार्ट लेके बैठना पड़ रहा है कि बिहार में इतना % टैक्स है, झारखंड में इतना है, उड़ीसा में इतना है, बंगाल में इतना है, और दिल्ली में इतना है, यही करते रहेगा। तो इसीलिए सबकी सुविधा के लिए, और ताकि टैक्स कलेक्शन में भी सुविधा हो, ताकि सरकार के पास आराम से कम खर्च करके ही ज़्यादा टैक्स वसूला जा सके, और लोगों को भी अगर टैक्स पे करने में आसानी होगी तो जो लोग पहले टैक्स नहीं भी पे करते थे वो भी पे करेंगे, क्योंकि कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहता है, कोई भी फंसना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में लोग करते हैं क्योंकि इतना झमेला हो जाता है। तो सिंप्लीफाई कर दिया गया जीएसटी, एक ही जगह पर कर दिया गया कि एक ही जगह सबका वसूल लिया जाएगा, वहीं पर अलग अलग जगह हम दौड़ते नहीं रहेंगे। इससे क्या हुआ, उनको भी कम स्टाफ का जो होगा कि भाई अब 10 जगह कलेक्ट करना है तो 10 जगह स्टाफ जाएगा कलेक्ट करने, एक ही जगह कलेक्ट करना है तो एक ही जगह जाएगा, आदमी का भी खर्च कम हो गया। तो इसी के लिए लाया गया ये जीएसटी, और इसका मोटो क्या था, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स।
नाउ वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक हाउ आर टैक्सेस लेविड, कैसे टैक्स लेवी किया जाता है यानी चार्ज किया जाता है। तो टैक्स जो है मैंने आपको बताया कि 3 तरह से हमने यहाँ पढ़ा, प्रोग्रेसिवली, प्रोपोर्शनेटली एंड रिग्रेसिवली, या यूं कहिए कि टैक्स सिस्टम जो होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, एक प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन कहते हैं, और एक रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है, इसमें हमने देखा कि प्रोग्रेसिव टैक्स रेट इज वन इन विच द रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेज एज द टैक्स बेस इंक्रीजेज। ठीक है, रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेज एज द टैक्स बेस इंक्रीजेज, यानी कि जिन पर टैक्स बेस का मतलब क्या हुआ, जितने लोगों पर टैक्स लग रहा है। ये सब टर्म सब क्लियर करिए माइंड में। टैक्स बेस वर्ड आगे बहुत यूज होगा, आप डिस्कशन वगैरह में सुनिएगा, बहुत जगह आएगा टैक्स बेस, टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब हुआ टैक्स का आधार, यानी कितने लोगों पर टैक्स लग रहा है, कितने लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, उसको कहते हैं टैक्स बेस। बेस का मतलब हुआ वो जनसंख्या, वो पीपल, दोज हु आर गिविंग टैक्स। तो टैक्स बेस इसमें जैसे जैसे बढ़ता है, यानी जितने ज्यादा लोग टैक्स पे करने वाले होते हैं उतना उनका परसेंटेज भी टैक्स का बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। यानी पहले 10 लोग टैक्स पे कर रहे थे तो मान लीजिए टैक्स का रेट होगा 10%। अगर 10 लोग से 20 लोग हो गए तो टैक्स का रेट चला जाएगा 15%। 20 लोग से 30 लोग हो गए तो टैक्स का रेट चला जाएगा 20%। यानी जैसे जैसे टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, टैक्स का रेट भी बढ़ता जा रहा है, और जितना कम रहेगा टैक्स देने वालों की संख्या, उतना टैक्स का रेट भी कम होगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, अब देखिए समझिएगा कि इनकम टैक्स पर हम एक फोकस करेंगे। इनकम टैक्स जो है, जैसे अभी का आपको मैंने बताया था कि अभी का जो है करंट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है भारत में, और 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स, 5% टैक्स है, और 7 लाख से 10 लाख जो है वो मान लीजिए 10% टैक्स। ठीक है, 7 लाख से 10 लाख 10% टैक्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी क्या होगा, टैक्स अपने आप बढ़ता चला जाएगा। पहले जिसकी 3 लाख तक की इनकम थी तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उसने जैसे अपना इनकम बढ़ाया और मेहनत किया, कुछ और लगाया, तो उसका इनकम बढ़ गया, 3 लाख से चला गया 5 लाख। अब क्या है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है 5%। अब मान लीजिए उसने और डेवलप किया अपना बिजनेस को, और 1-2 साल में उसका इनकम 5 लाख से हो गया 10 लाख, तो अब 10 लाख या 11 लाख जो हो गया, तो अब उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 10%। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उस पर टैक्स अपने आप बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यही यहां पर जैसे आपको दिखाया गया है कि देखिए एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है नीचे, यहां पर देखिए इनकम टैक्स का दिखाया गया है। यहां पर टैक्स का बेस जो है वो लिया जा रहा है इनकम को, टैक्स का बेस यहां पर इनकम को लिया जा रहा है। देखिए टेबल में दिखाया है टैक्स बेस, टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स। तो देखिए कि टैक्स बेस जो है वो है 10,000 रुपीज, यानी मंथली इनकम मान लीजिए 10,000 रुपीज, तो उसका टैक्स रेट है 10%, यानी 10% कितना पैसा होगा कलेक्शन,
10,000 है तो 1,000 रुपीज होगा टैक्स। अगर है टैक्स बेस बढ़ गया उसका इनकम 20,000 तो उस पर है 15%, और 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज हो गया। अब उसका इनकम बढ़ के हो गया 30,000 तो उसका टैक्स रेट कितना हो गया, 25%, और उस पर अमाउंट ऑफ टैक्स उसको अब कितना देना पड़ रहा है, 7,500 रुपये। तो ये देखिए कि जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़ता जा रहा है टैक्स रेट अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के टैक्स को कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ने वाला। तो ऐसा टैक्स जो बेस के साथ बढ़ता जाए, यानी जिस पर वो लगाया जा रहा है वो अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो भी आपने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है अपने आप जो है टैक्स भी उसका रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स का कोई एग्जाम्पल आपको पूछे, इनकम टैक्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। सेकेंड इज प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स जो होता है, देखिए, टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस इन अ फिक्स्ड पोर्शन इज नोन एज प्रोपोर्शनेट टैक्स। यहां पर क्या है कि प्रोपोर्शन फिक्स होता है, समझिएगा। प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि हिस्सा, कितना हिस्सा आप देंगे टैक्स के रूप में, प्रोपोर्शन फिक्स होता है यहां पर। जैसे किसी ने फिक्स कर दिया, मान लीजिए कोई राजा है, उसने फिक्स कर दिया कि भाई किसान लोग जितना उगाएंगे उसका, पहले ऐसे ही ना होता था कि जितना उगाएंगे उसका 10% जो है वो राजा को जमा करे। जितना उगाएंगे उसका 10% वो फिक्स होता था, 10%। अब वो जितना उगा रहा है, अगर वो 1 टन उगा रहा है तो उसका 10% यानी कि 100 kg, 1 क्विंटल वो जमा करेगा। अगर वो हाफ टन ही उगा पा रहा है, 500 kg उगा पा रहा है, तो उसका वो 10% यानी 50 kg जमा करेगा राजा को। प्रोपोर्शनेट टैक्स यानी प्रोपोर्शन फिक्स होता था कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, फ्रैक्शन, रेशियो या पार्ट। 10% मतलब 10वां हिस्सा, तो जितना आप उगाइएगा उसका 10वां हिस्सा राजा को दीजिएगा। पहले ऐसे ही होता था। जमींदार जितना वसूलेगा उसका 1/11 अपने रखेगा, बाकी सब जमा कर देगा। ऐसे होता है जमींदारी सिस्टम, कि जितना वो कलेक्ट करेगा जो है टैक्स या लगान, उसका 1/11 पार्ट उसको खुद के लिए रखना होता था और बाकी जमा कर देना होता था ब्रिटिश सरकार। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वो एक प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता था, इतना %। तो ऐसा जो टैक्स होता है जहां प्रोपोर्शन फिक्स होता है तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स। जैसे यहां देखिए कि मान लीजिए टैक्स रेट एक फिक्स कर दिया जाए कि जितना इनकम होगा भाई 10% सबको देना है टैक्स, एक फिक्स्ड 10%। अब इसमें क्या होगा, नेचुरल है, कोई सोचने की बात नहीं। जिसका जितना भी इनकम है, जो 10,000 कमा रहा है वो 1,000 देगा टैक्स, जो 20,000 कमा रहा है वो 2,000 देगा टैक्स, जो 30,000 दे रहा है वो 3,000 देगा टैक्स। देखिए, अब आप कहिएगा कि सर टैक्स तो यहां भी बढ़ रहा है और ऊपर वाले में भी बढ़ रहा था, जो हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लिया था वहां भी टैक्स बढ़, जैसे इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ रहा था यहां भी, लेकिन यहां फर्क, वहां देखिए 10,000 से 20,000 हो रहा था तो टैक्स जो है बढ़ जा रहा था ज्यादा, 1,000 से 3,000 हो जा रहा था। जबकि यहाँ
1000 से 2000 हुआ। उसी तरह वहां 30,000 के इनकम के लिए 60,500 देना पड़ रहा था, जबकि यहाँ 30,000 के इनकम के लिए मात्र 3,000 देना पड़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव में होता है कि टैक्स ज्यादा इनकम वालों को ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और प्रोपोर्शनेट में क्या होता है कि एक रेट से बढ़ता है सबके लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट, जहां प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। अब देखिए यहां हम देख रहे थे, आ गया टॉपिक आपका जो अभी हम समझा रहे थे आपको, स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये देखिए हम नहीं जान रहे थे कि आगे है, पहले ही आपको हम समझा दिए। तो यहाँ अब ये गुड्स और सर्विस टैक्स का स्ट्रक्चर बताया है कि किस किस तरह से ये टैक्स लगाया और वसूला जाता है। सबसे पहले देखिए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट का SGST। देखिए इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, वैट, सेल्स टैक्स, यानी कि ये जो SGST है इसमें किन किन चीजों को इसके नाम से लिया जाता है। मैंने बोला पहले ये सब देखिए जो नाम आएगा आपको, ये अलग अलग पहले वसूला जाता था। क्या क्या? वैट या सेल्स टैक्स, पहले सेल्स टैक्स होता था, बाद में वैट आ गया था 90s के बाद से, तो वैट भी होने लग गया था। परचेज टैक्स, ये अलग टैक्स लिया जाता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, ये अलग टैक्स लिया जाता था। लग्जरी टैक्स, ये अलग, जैसे लग्जरी टैक्स लिया जाता था। आप कोई ऐसी चीज खरीदते थे जो आम जरूरत की चीज नहीं है, जो सिर्फ पैसे वाले खरीद सकते हैं, जैसे महंगे साबुन, महंगे क्रीम, महंगे परफ्यूम, महंगे टीवी, महंगे फर्नीचर, मतलब जो आम जरूरत की चीज नहीं है, जो मिडिल क्लास लोग नहीं खरीद सकते, ऐसी चीजों पर अलग से टैक्स देना होता था। दैट वाज कॉल्ड लग्जरी टैक्स, कि भाई आप अय्याशी कर रहे हैं तो अय्याशी करने के लिए सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा। देन लॉटरी टैक्स, लॉटरी बहुत सारे बिकते थे, उन पर टैक्स लगता था, लॉटरी टैक्स। एंड स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस, सरचार्ज होता है, जो सरचार्ज देखिए क्या होता है। सरचार्ज होता है किसी भी टैक्स में, कोई भी तरह का उसमें, अगर आप उसका स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा लेते हैं कोई चीज़ या ज़्यादा होता है, तो उस पर आपको सरचार्ज देना पड़ता है अलग से। क्या होता है सरचार्ज? देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कहा गया है कि ऐसा होता है बहुत सी चीज़ों में कि हाँ, जैसे बिजली का ले लेते हैं, बिजली का ले लेते हैं। बिजली का है कि मान लीजिए आपने कनेक्शन है और उसमें आपको है कि एक रेट है बिजली का, मान लीजिए कि मंथली अगर आप 200 यूनिट तक जो है, मतलब नहीं, बिजली का रेट जो है, मैं सिस्टम समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, अब इससे बिजली का उसको नहीं जोड़िएगा कि बिजली का क्या है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं कि मान लीजिए आपको बिजली का रेट है, एक ही रेट कर दिया जाता है कि 5 रुपये यूनिट। बिहार सरकार कहती है मान लीजिए कि 5 रुपये यूनिट देना पड़ेगा, लेकिन महीने में 200 यूनिट से ज़्यादा अगर गया तो उस पर आपको जो है 10% या 20% सरचार्ज लगेगा। ये कर तो सरचार्ज लगेगा का मतलब कि 200 यूनिट तक तो 5 रुपए लगेगा, लेकिन मान लीजिए आपका 300 यूनिट खर्च हो रहा है, मान लीजिए आपने 300 यूनिट खर्च किया तो 200 यूनिट के तो 5 रुपए ही लगेंगे, लेकिन जो बाकी 100 यूनिट बचा उसका भी 5 रुपए लगेगा, लेकिन उस पर सरचार्ज कर दिया 20%, यानी
100 यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 500 रुपए, और 20% उसका सरचार्ज, यानी कि 500 का 20% 100 रुपया और आपको देना पड़ेगा। यानी आपको उस 200 यूनिट का तो 5000 रुपया हो गया, या सॉरी 200 यूनिट का 1000 रुपया हो गया, 200 पर 1000, उसके बाद 100 यूनिट और बचा, 100 यूनिट का आपको 500 रुपया हो गया, 1000 प्लस 500 1500, जो सीधा सीधा 300 यूनिट का 5 रुपये हो जाता तो 1500 रुपया हो जाता। लेकिन 200 यूनिट से आगे बढ़ने पर 20% सरचार्ज है, यानी 100 यूनिट पर 20% आपको सरचार्ज आया, कितना, 500 रुपये का 20% 100 रुपये, यानी आपको 100 रुपया और, यानी 1500 प्लस 100 रुपया 1600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सरचार्ज, यानी एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से ज़्यादा करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज उसके लिए देना पड़ता है गवर्नमेंट सर्विसेज का। गवर्नमेंट की आप कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें पहले हम लोग जैसे गैस यूज़ करते हैं, बिजली यूज़ करते हैं, या और कोई चीज़ यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट का या किसी का भी कहीं भी लगता है सरचार्ज, तो एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने पर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसको कहते हैं सरचार्ज। टैक्सों में भी इसी तरह सरचार्ज, हर जगह सरचार्ज होता है। तो सरचार्ज का कंसेप्ट समझ गए। सरचार्ज है सरप्लस चार्ज, शॉर्ट कर दिया, सरप्लस चार्ज, यानी आप सरप्लस में जाते हैं, अगर आप जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कुछ, उसको कहते हैं सरचार्ज। तो स्टेट सरचार्ज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एक सरचार्ज लेती थी, अगर जैसे अभी आपको बताया कि बिजली आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे उस पर सरचार्ज लेगा, तो वो हो गया स्टेट, ये स्टेट सरचार्ज वसूलता था सरकार। और देन सेस, सेस देखिए एक चीज होता है सेस, सेस क्या होता है, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज जिसके लिए सरकार पैसा जुटाना चाहती है और वो सोचती है कि इस पर इन लोगों को इसका बोझ उठाना चाहिए, ये भी एक तरह का टैक्स होता है, लेकिन ये कंपलसरी टैक्स होता है, ये कंपलसरी टैक्स होता है। जैसे एजुकेशन सेस वसूला जाता था, अभी भी शायद वसूला जाता है, एजुकेशन सेस, शिक्षा के लिए शुल्क, यानी राज्य में सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, और पैसे सरकार चाहती है कि कुछ लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, हम तो कर ही रहे हैं जुगाड़, कुछ लोग भी करें, तो उसके लिए वो जो भी लोग फिल्म देखने जाते हैं उनके टिकट पर 1% 2% एजुकेशन सेस लगा सकती है, कि भाई जितने भी लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, मतलब वो ठीक ठाक सब वो है हैसियत वाले हैं, वो फिल्म देख सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने टिकट पर इतना 1 रुपया 2 रुपया जितना भी है वो एजुकेशन के लिए देना चाहिए। तो जो भी लोग फिल्म देखने जाएंगे उनको वो टिकट में वो दाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो एजुकेशन सेस जो है वो, और मान लीजिए सरकार करती कि एजुकेशन सेस, जो भी टैक्स देगा उसको 1% एजुकेशन सेस देना पड़ेगा इनकम का। सेस भी एक टैक्स ही होता है, बस बोले ना पहले नाम सबका अलग अलग होता था क्योंकि उसका लगाने का तरीका अलग होता था। जैसे सेस जो है वो कोई इनकम या ऐसे आधार पर नहीं लिया जाता है, वो कई बार माना जाता है कि ये सबको देना जरूरी है, सेस बहुत कम होता है, सेस ज़्यादा नहीं होता है। जैसे टैक्स होता है कि बहुत ज़्यादा देना होता है, लेकिन सेस बहुत थोड़े, लेकिन सबको देना होता है, कंपलसरी होता है। तो जैसे सरकार को लगता है कि शिक्षा के लिए भाई समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है, शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, भले थोड़ा सा करे, भले महीने में 5 रुपया करे 10 रुपया करे, लेकिन हर कोई करे, तो वो एजुकेशन सेस
किसी चीज़ पर लगा सकती है कि भाई अब मान लीजिए बिस्कुट बिक रहा है, तो बिस्कुट बिकने पर वो लगा देता है कि हर बिस्कुट के पैकेट पर 50 पैसा जो है एजुकेशन सेस लगेगा। अब क्या है, जो भी बिस्कुट खाएगा उसको वो देना ही है, तो उस हर बिस्कुट के दाम में से 50 पैसा सरकार को शिक्षा के उसके लिए जाएगा। तो ये इस तरह से लगाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके, और बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये बहुत थोड़ा होता है। सेस जो है ना, इसलिए बोले टैक्स नाम नहीं दिया गया। टैक्स जो होता है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन सेस बहुत कम होता है बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन ये कंपलसरी होता है और कोई ऐसे मुद्दों पर लगाया जाता है जो पूरे समाज के लिए जरूरी है। अब जैसे रोड टैक्स है, मान लीजिए हाईवे का टैक्स है। अब गांव वाला कहेगा कि भाई हम कौन सा हाईवे पर चलते हैं, हम क्यों दे हाईवे का टैक्स, ये शहर वाले दे, बड़े शहर वाले दे जो हाईवे पर दिन रात गाड़ी चलाते हैं, घूमते हैं, हम लोग क्यों दें। तो ऐसा कोई कह सकता है कि भाई हम क्यों दें, हम क्यों दें। लेकिन ये सेस ऐसे मुद्दों के लिए लगाया जाता है जो हर किसी के लिए जरूरत है। जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट सेस लिया जाता है, तो जो भी गाड़ी चलाएगा करेगा, पेट्रोल यूज करेगा, उसको एनवायरनमेंट सेस देना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए इस तरह से सेस जो है लगाया जाता है। जैसे पेट्रोल हम 1 लीटर भी लेते हैं, खरीदते हैं, उस पर भी कुछ सेस जो है हम देते हैं, सरकार वसूलती है सेस, पेट्रोलियम से भी वसूलती है। तो भले हर लीटर पर थोड़ा ही सा ले, 1 रुपया भी नहीं ले, लेकिन वो जो है कंपलसरी कि हर लीटर पर इतना सेस सरकार लेती है। तो ये जो है सेस हो गया। तो ये सारे जो हैं आपने क्या क्या देखा, वैट, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, सरचार्ज, सेस, ये स्टेट वसूल करता था पहले अलग अलग। अब इन सब को एक ही नाम से ग्रुप कर दिया और SGST के रूप में वसूल लेता है। अब इनका अलग अलग नाम नहीं है, अब ये सब SGST हो गया। तो लेकिन ये है स्टेट, ये पैसा जो है SGST के माध्यम से अपना वसूलता है। दूसरा फिर इसमें ये हो गया स्टेट का हिस्सा GST में। अब हो गया, हाँ, वो सब आपको नहीं, वो सब अपना उसका इंटरनल है, वो अब कुछ नहीं लिखता है, वो खाली लिखेगा इतना % SGST है, बस सीधा कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर देखिए, जैसे देखिए मैं ही, मेरे सामने एक है बिल पड़ा हुआ, हाँ, जैसे देखिए मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है अमेज़न का ही, ये VIP का कुछ कपड़े का है जो है। तो देखिए इसमें जो है खाली इसमें एक ही है, वो है IGST, इसमें कुछ नहीं और लिया जा रहा है। जिससे ये जो है मैंने यहाँ ऑर्डर किया, देखिए मैं आपको बिल पढ़ के सुना रहा हूँ, आप समझेंगे। अमेज़न से मैंने मंगाया, सोल्ड बाई, देखिए कौन बेच रहा है, VIP क्लॉथिंग लिमिटेड, थाने महाराष्ट्र, कंपनी का और एड्रेस है, और थाने महाराष्ट्र, ये थाने महाराष्ट्र से आया, VIP कंपनी के द्वारा बेचा गया। सोल्ड बाई मैंने बोला, बेचा कहाँ, थाने में बिका। किसको बेचा जा रहा है, मेरा बिलिंग एड्रेस दिया जा रहा है। पहले तो किसके एड्रेस पर बिलिंग हो रहा है, वो अलग से बिलिंग एड्रेस है। फिर शिपिंग एड्रेस, भेजा कहाँ जा रहा है, तो मेरा यहाँ का एड्रेस है। फिर इस पर पैन नंबर, तो पैन नंबर दिया गया है जिसका जो सेलर है उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, क्योंकि जो भी अब GST में है जो, तो उनको अपना रजिस्टर कराना होता है, तो एक GST रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और QR कोड है उसका। फिर यहाँ देखिए कि नीचे बिल दिया हुआ है, डेट और वो सब तो रहता ही है जो अमेज़न का है। डिस्क्रिप्शन गुड्स का है, VIP जो भी है, और यूनिट प्राइस, ठीक है, यूनिट प्राइस, तो ये है यूनिट प्राइस 850 रुपीज़, डिस्काउंट 0, क्वांटिटी 1, नेट अमाउंट 850,
टैक्स रेट 5%, टैक्स टाइप IGST, इस पर खाली IGST लग रहा है, कितना 5%, तो हो गया 44 रुपीज़ के आसपास, 40 रुपीज़ 43 जो भी है, टोटल अमाउंट हो गया 900 रुपीज़, 850 कुछ था और 40 कुछ हो गया 900 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर कोई SGST नहीं लगा, यहाँ पर कोई CGST भी नहीं लगा, यहाँ पर सिर्फ लगा IGST 5%। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कहाँ से मंगाया, मैंने मंगाया पटना से, आया कहाँ से, थाने से, इसमें सिर्फ लगा IGST। तो अब यहाँ पर जो है न SGST कुछ लगा न जो है, क्योंकि देखिए वो सामान बिहार में नहीं बिक रहा है, तो बिहार को क्यों मिलेगा, ये सामान तो भाई थाने में बिक रहा है ना, थाने से आया यहाँ पर, तो IGST सिर्फ लगा जो कि जाएगा वहां, तो इसमें CGST भी नहीं लगा, आपने देख लिया। इसी तरह एक और बिल है, हाँ अच्छा दोनों एक ही इसका बिल है। तो आप ऐसे, मैं तो बताया आपको एक एग्जांपल, आप ऐसे अगर देखिएगा तो बहुत चीज़ों में आप देखेंगे अलग अलग कि हाँ इसमें इतना ये लग रहा है, इसमें इतना ये लग रहा है, अलग अलग वहाँ आपको ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट IGST लग रहा है, कितना परसेंट SGST लग रहा है, कितना परसेंट CGST लग रहा है। अब आते हैं देखिए CGST पर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST। तो ये हुआ इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, सेंट्रल। ठीक है, देखिए अब ये देखिए समझिए इसको, ये जो था SGST ये विद इन द स्टेट लगता है, यानी कि स्टेट के अंदर ही बना और वहीं बिक रहा है चीज, तो वहां SGST लगेगा। देखिए फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ऊपर जो लिखा हुआ इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, मतलब सब चीज स्टेट के अंदर ही हो रहा है, तो ये लगेगा। फिर CGST है, ये भी इंट्रा स्टेट है, ये स्टेट के ही अंदर है, तो लगेगा क्या, इसमें क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आप गंगा नदी का बालू यूज करके कोई चीज बनाए हैं तो भारत सरकार को भी देना पड़ेगा उसका एक्साइज टैक्स, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया। फिर सर्विस टैक्स, कोई तरह का सर्विस आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, साइबर कैफे चला रहे हैं, तो सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। फिर एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, अब कई तरह के आ जाएगा इसमें देखिए, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक होता है। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, कस्टम्स होता है जब बाहर से कोई चीज आता है जाता है, ये सब का उसका होता है। सरचार्ज, सरचार्ज आपको बता दिया। एजुकेशन एंड सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सेस, देखिए यहाँ पर आ गया एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CGST में लिया जाता है। और ये कब लिया जाता है, जब सामान कोई बिका बना सर उसी राज्य में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चीज जाती है तो ये लगता है IGST। आई से इंटर स्टेट भी आप एक लिंक कर सकते हैं, ये इंटर स्टेट लगता है इसलिए आई इसमें लगता है। इंटीग्रेटेड GST, देखिए देयर आर 4 मेजर GST रेट्स। तो ये इंटर स्टेट हो गया, बस इतना ही, इसमें ज्यादा नहीं दिया। इंटीग्रेटेड गुड्स GST में कि कोई भी सामान जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां पर उस पर लगाया जाएगा IGST, ये हो गया।
स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका क्या क्या रेट है जीएसटी का। देखिए देयर आर 4 मेजर जीएसटी रेट्स, 4 रेट होते हैं जीएसटी के। ये 4 ही नहीं है, मेजर ये 4 रेट है, ज्यादातर चीजों पर यही 4 रेट है। कुछ आइटम्स पर अलग भी इनसे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ये 4 जीएसटी के रेट होते हैं। 5%, 12%, 18%, 28%। 5, 12, 18, 28। Almost all the necessities of life like vegetables and food grains are exempted from this tax. इन सब पर जीएसटी नहीं लगता है। जो हमारी जरूरी आवश्यकता की चीजें होती हैं, जैसे खाने पीने की जो जरूरी चीजें, जैसे सब्जी, अनाज, ये नहीं कहिए कि सर हम पिज़्ज़ा मेरे लिए बहुत जरूरी, पिज़्ज़ा पर टैक्स लगता है, ठीक है जीएसटी, तो ये नहीं। जो जरूरी खाने की चीजें हैं, जैसे साग सब्जी, दूध, ये दूध पर शायद मुझे नहीं ध्यान है, अभी लगता है कि नहीं, तो एंड फूड ग्रेन्स, अनाज, इन पर ये पूरी तरह से। और ये क्योंकि रिवाइज होते हैं समय समय पर, देखिए हर साल जब बजट आता है तो सरकार को वो होता है कि चाहे तो जीएसटी रेट घटा बढ़ा सकता है। जब बजट आता है ये सब टैक्स घटते बढ़ते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ता है समय समय पर कि टैक्स का अभी क्या स्टेटस है। जैसे अभी बजट में हम लोग देखेंगे, इस बार के बजट में क्या हुआ है वो हम लोग देखेंगे, जीएसटी किन किन चीज़ों पर कितना है। तो लेकिन यहाँ आप यहाँ दिया है कि जो जरूरी चीज़ें हैं हमारे लिए उन पर जीएसटी नहीं होता है। और मोटे तौर पर जीएसटी के 4 रेट हैं, 5, 12, 18 एंड 28%। अब आते हैं थर्ड हमारा जो टैक्स सिस्टम है, जिसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। देखिए रिग्रेसिव, इट इम्प्लाइज दैट, रिग्रेशन का मतलब होता है घटना, प्रोग्रेशन का उल्टा होता है रिग्रेशन, प्रोग्रेशन का ऑपोजिट होता है रिग्रेशन। प्रोग्रेशन में आपने क्या देखा कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता है। रिग्रेसिव में है कि घटता जाता है, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स घटता जाएगा, ऐसे इसको रिग्रेसिव टैक्स कर। देखिए क्या है, इट इम्प्लाइज दैट हायर द रेट ऑफ टैक्स लोअर द इनकम ग्रुप्स देन इन केस ऑफ हायर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, इट इज अ वेरी ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, ये उल्टा है, ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ये घटता है। प्रोग्रेसिव टैक्स तो बढ़ता है, प्रोपोर्शनेट में तो परसेंटेज फिक्स होता है, इसमें घटता है। तो अब ये देखिए टेबल एक चार्ट बना दिया है यहाँ पर, उसमें देख सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स में एग्जाम्पल है इनकम इंक्रीजेस, टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में है इनकम इंक्रीजेस, टैक्स डिक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स। नहीं सॉरी, ये देखिए उल्टा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। सेकंड कॉलम जो है वो है रिग्रेसिव का कॉलम है, और हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेकंड को काट के नाम सही कर लीजिए, ये रिग्रेसिव टैक्स है, और लास्ट वाला है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसको एरो के तो आप इधर से, हाँ जैसे आपको सुविधा लगे कर लीजिए, एरो से कर लीजिए। ये सब कर दिया। तो देखिए सेकंड है इनकम इंक्रीजेस, टैक्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम यहाँ बढ़ रहा है टैक्स जो है घटता चला जा रहा है, इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे इनकम हाई होता जाता है टैक्स का रेट जो है वो घटता चला जाता है, टैक्स का रेट घटता है। ठीक है, और फिर है होता कैसे है? हैं होता कैसे मतलब
होता ऐसे है कि इसमें होता है कि जैसे कॉरपोरेट टैक्स है मान लीजिए, उसमें अब ये नहीं समझिए कि जो हम बता रहे हैं ये भारत में ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है। ये हम थ्योरी बता रहे हैं, भारत का आपको देखना होगा कि भारत में क्या है। तो जैसे कॉरपोरेट टैक्स है उसमें होता है कि मान लीजिए बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो अगर उसका 50 करोड़ तक का इनकम है तो उसको 20% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ से 100 करोड़ है तो उसको लगेगा 15%, और जो 100 करोड़ से ऊपर है उसको लगेगा 10%। तो इस तरह से जब टैक्स बेस बढ़ने पर टैक्स का परसेंटेज घटता है, इनकम बढ़ने पर टैक्स परसेंटेज डिक्रीज होगा। हाँ, टैक्स परसेंटेज घटेगा इनकम बढ़ने पर ना? हाँ। तो जैसे कॉरपोरेट टैक्स है, जैसे देखिए जो रिग्रेसिव टैक्स है, इसी तरह का सिस्टम पहले हम लोग का रेलवेज में होता है। रेलवेज में क्या है कि जो टिकट का फेयर है, तो टिकट का फेयर देखिए आपको पता है कि एक पर किलोमीटर होता है कुछ फेयर, हर चीज का फेयर वैसे होता है। तो जो रेट होता था वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता था तो उसका फेयर का रेट घटता चला जाता था। जैसे कि आप 500 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर रहे हैं या 200 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसका पर किलोमीटर जो चार्ज है टिकट का वो ज्यादा होता है। यानी मान लीजिए कि पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है 2 रुपीज मान लीजिए, तो अप टू 200 किलोमीटर आपका टिकट का जो फेयर है वो 2 रुपए किलोमीटर पड़ेगा। 200 से 400 आप जा रहे हैं या 500 तक जा रहे हैं तो वो 2 रुपीज से हो सकता है कि 1.8 रुपीज हो जाए। 500 से 1000 जा रहे हैं तो हो सकता है 1.5 रुपीज पर किलोमीटर हो जाए। 1000 से 1500 जा रहे हैं तो हो सकता है 1.2 रुपीज हो जाए। और 1500 से 2000 जा रहे हैं तो 1 रुपीज किलोमीटर पड़ जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं कि जब हम लोग बहुत पहले की बात है रिजर्वेशन उस समय जाते थे रिजर्वेशन में, तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली जाने का फेयर लगभग था 450 रुपए के आसपास, 400-450 रुपए, 400-450 रुपया दिल्ली का फेयर पड़ता था, और वो डिस्टेंस है 900 कुछ किलोमीटर। वहीं हम लोग केरला जाते थे, उसका डिस्टेंस पड़ता था लगभग 2600-2700 किलोमीटर, और उसका फेयर हम लोग को मात्र पड़ता था 550 रुपये। आप सोच लीजिए, यहां से दिल्ली जो मात्र 900 किलोमीटर है उसका फेयर पड़ता था 400, और उसका लगभग ट्रिपल डिस्टेंस है केरला, और वो हम लोग को 400 से बढ़ के सिर्फ 550 रुपया पड़ता था। देखिए कितना, तो उसको कहता था माइक्रोस्कोपिक फेयर। तो होता क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता था तो पर किलोमीटर जो चार्जेस था वो घटता चला जाता था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था कि सोचिए यहाँ से दिल्ली आदमी जा रहा है मात्र 12 घंटे का जर्नी, उसमें 400 रुपया फेयर होता था रिजर्वेशन का, स्लीपर का। और जो हम लोग जाते थे 2600-2700 किलोमीटर, जो कि 50-50 घंटे का जर्नी होता था, और वहाँ पर मात्र 550 रुपया फेयर, 550-600 लगता था। ठीक है, तो काफ़ी मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस, कुछ हम लोग को स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता था, ये भी मैं कहूँगा।
लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसका पर किलोमीटर चार्जेस कम होता चला जाता है। वही यहाँ रिग्रेसिव सिस्टम है कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा तो उसका रेट जो चार्ज लगेगा टैक्स का वो घटता जाएगा। इनकम जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, कम इनकम के लिए तो ज़्यादा रहेगा, जैसे 50 लाख तक के लिए तो 50 लाख तक के लिए 20%, 50 लाख से 1 करोड़ तक के लिए तो उसके लिए 15% या 18%, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के लिए तो 10%, 5 करोड़ से 50 करोड़ तक के लिए 5%। तो ऐसे इसमें रेट जो है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है, बेस बढ़ता है, टैक्स का रेट घटता चला जाता है। तो इसका भी लोग फायदा उठाते हैं, सोचते हैं कि जितना हम ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करेंगे हमको टैक्स उतना ही कम पड़ जाएगा। वो भी तो एक बेनिफिट हो रहा है ना, वो भी तो प्रॉफिट हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो टैक्स भी आपको कम पे करना पड़ रहा है, आपका कॉस्ट कम हो जा रहा है। तो उतना अगर आप कर लेंगे और एमआरपी में बेचेंगे तो आपको उतना पैसा और बच जाएगा। तो वो फायदा, तो प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट इस तरह कम होता है, फायदा होता है ज़्यादा बिजनेसमैन का। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैप्चर कर लें, इसीलिए। तो यहाँ हमने चार्ट में देखा कि हाँ, लास्ट कॉलम था प्रोपोर्शनल टैक्स, इनकम चेंजेस, सेम टैक्स ऑलवेज। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन होता है। चाहे आपका इनकम कितना ही 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का है, सबको टैक्स 10%, चाहे 5 लाख है इनकम चाहे 5 करोड़। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, तो जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया है सेल्स टैक्स, कि सेल्स टैक्स फिक्स होता है कि जितना सामान बेचिएगा उतना उसका परसेंटेज टैक्स लगेगा, चाहे आप 100 सामान बेचिए चाहे 200। तो ये सब एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो हमने सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन भी देख लिया, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक मनी। व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी क्या होता है? नोट गंदा हो जाता है वो, नोट खराब है। 2 नंबर का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, घूस रिश्वत नहीं होता है ब्लैक मनी। अगर आप बता के घूस लीजिएगा तो रिश्वत नहीं होगी, ये ब्लैक मनी नहीं होगा। मान लीजिए हम सरकार को लिख दे रहे हैं कि हाँ हम 1 लाख रुपया रिश्वत ले रहे हैं, नहीं नहीं, ब्लैक मनी जो है घूस रिश्वत नहीं होता है। 2 नंबर का पैसा का मतलब वो नहीं होता, यही बोले ना, इसलिए आपसे हम पूछे। जिस पैसा पर हमने, जिस इनकम पर टैक्स नहीं दिया गया है उसको ब्लैक मनी कर, ठीक है। ये सब नहीं नहीं, ये सब जो है ये सब ब्लैक मनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप घूस ले रहे हैं और घूस पर टैक्स दे दे रहे हैं तो वो ब्लैक मनी नहीं होगा, ठीक है। ब्लैक मनी का इन सब से मतलब नहीं है। ब्लैक मनी इज एन इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमी में ये यूज होता है। आप कैसे कमाए हैं, क्राइम करके कमाए हैं, कैसे कमाए हैं, देखिए वो उसका वो मतलब नहीं होता है। मतलब होता है ब्लैक मनी, द मनी फॉर विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड, इट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। क्योंकि देखिए उसूल, उसूल क्या है, सिद्धांत क्या है कि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करिएगा तो उसके लिए आप टैक्स देंगे। क्योंकि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, कुछ आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, कुछ यहाँ की व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का, बिजली का, सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उसके लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ दीजिएगा ना सरकार को, सरकार कहाँ से मेंटेन करेगी? तो कायदा ये है कि जब भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी कीजिएगा तो उसका कुछ हिस्सा आप टैक्स के रूप में सरकार को देंगे। और अगर आप देते हैं और उससे जो पैसा जो है, इस तरह से जो पैसा आप अपना बचाते हैं, कमाते हैं, वो आपका वाइट मनी कहा जाता है।
जिस पैसे पर हमने जो टैक्स देना था वो टैक्स नहीं दिया है, तो वो होता है ब्लैक मनी। देखिए, ब्लैक मनी इज फंड्स earned on the black market on which income and other taxes have not been paid। अब इनकम या टैक्स कहाँ नहीं पे किया जाएगा? अब रेगुलर जगह पर आप कोई चीज करेंगे काम, तो वहां तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो जब आप कोई काम छुपा के करिएगा या ऐसी जगह पर करिएगा जहां टैक्स वगैरह का सिस्टम नहीं वो पूरा फॉलो करता है, तो वहां से आपको बिना टैक्स के आप काम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी इज फंड्स अर्नड ऑन द ब्लैक मार्केट ऑन विच इनकम एंड अदर टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड। ठीक है, जैसे कोई रंगदारी वसूल करता है तो वो सरकार को टैक्स थोड़े जमा करता है कि हाँ भाई इस बार 1 करोड़ रंगदारी वसूले है। तो ऐसा पैसा जो कि जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, और टैक्स इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो गलत तरीके से अर्न किया गया है। सही तरीके से अर्न करेगा तो आदमी उस पर टैक्स देगा ही देगा। तो ऐसे मनी को कहते हैं ब्लैक मनी। द अनअकाउंटेड मनी that is concealed from tax administrator is called black money। इसका एक और डेफिनेशन भी दिया है कि छुपाया हुआ पैसा जो टैक्स अथॉरिटी से छुपा के रखा हुआ है वो भी ब्लैक मनी है। जैसे हम कहीं से पैसा कमाए, कोई काम किया और उसको हम छुपा के घर में रखे हुए हैं, देखते हैं ना टीवी में सब दीवार सोफा बेड सब में छुपा के रखे रहता है, तो ये सब ब्लैक मनी है क्योंकि उसने छुपा के रखा हुआ, उस पर टैक्स नहीं दिया है, न घोषणा किया है सरकार के सामने कि मैंने इतना पैसा कमाया। सो ऑल दिस इज ब्लैक मनी। एक हो गया जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, दूसरा अनअकाउंटेड मनी जिसका अकाउंट नहीं किया गया है कि हाँ भाई मेरा इतना संपत्ति। इसलिए आजकल कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करता है जॉब तो उसका उसी समय पूरा उसका डिटेल्स लिया जाता है संपत्ति का, एसेट्स कि कितना आपके पास संपत्ति है, कितना कैश है, बैंक में क्या है, कहाँ फिक्स डिपॉजिट किए हैं, सब जो है मांगा जाता है और वो कानूनी हो जाता है। आप एक बार जमा कर देते हैं और बाद में आप कहिएगा कि मेरे पास इतना संपत्ति है तो आप पर फ्रॉड का केस चल जाएगा कि आपके पास इतना संपत्ति कहाँ से आ गया। जब आप पहले लिखें कि मेरे पास संपत्ति नहीं है और अचानक ये गाड़ी बंगला कहाँ से आपके पास आ गया, तो वहाँ पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए आजकल अब कंपलसरी हो गया, पिछले अभी से नहीं, पिछले 10-15 सालों से उस समय नहीं, जिस समय आपके नाम रजिस्टर होगा उस समय आपको फिर वो बताना पड़े, उस पर आपको देना पड़ेगा कि हाँ ये संपत्ति मैंने मुझे मेरे पिताजी ने दी है। ये नहीं, गलत तरीका से नहीं समझेगा, आप उसमें बताएंगे कि हाँ पिताजी ने मुझे ये दिया है, ठीक है। उस पर कुछ टैक्स शायद देना पड़ेगा, शायद कुछ टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि आपको बेनिफिट हुआ ना, आपके फादर ने। अब उसमें देखिए जैसे गिफ्ट टैक्स होता है, बहुत तरह का टैक्स होता था, गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट देता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो पहले था, जैसे देखिए पहले था, हाँ पहले था देखिए कि सिर्फ अगर 30 रुपए से कम वैल्यू का आप कोई भी गिफ्ट दिया है तो आप उसको जरूरी नहीं है बताना, ये सरकारी नियम था, अभी बदला है। 30 रुपए से ज्यादा वैल्यू का कोई भी आपको गिफ्ट दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो आपको हिसाब सरकार को देना पड़ेगा कि ये मुझे गिफ्ट मिला है, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। नहीं तो वो सब आपका अनअकाउंटेड संपत्ति में आ जाएगा। अभी उसको 30 रुपए से बढ़ा के कुछ लिमिट किया गया है 1000-2000 की, 1000-2000 तक का चीज है तो बताना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा का चीज है तो आपको बताना जरूरी है सरकार। तो इसी तरह आपके नाम कुछ भी हुआ है, जमीन हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो सरकार को सूचना देना पड़ता है और उस पर टैक्स अप्लाई होता है कि नहीं, शायद इनहेरिटेंस में तो शायद नहीं होता है, लेकिन
अरे बहुत कुछ हो रहा है अभी, आप तो जानिए सब चीज़ को जो है, ठीक है, इसलिए बहुत चीज़ जानने का ज़रूरत है करंट में। खैर, तो जो भी चीज़ है उसको इसीलिए देखिए, जब समय समय पर ये अपडेट भी किया जाता है, जो भी आपने अपना एसेट्स का डिक्लेरेशन दिया है, वो अगर आपका बदलाव उसमें हुआ है तो उसमें आपको घटा है, बढ़ा है, कुछ नया चीज लिए हैं, तो वो सब अपडेट करना पड़ता है। खैर, देखिए अब कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी, आखिर क्यों ब्लैक मनी होता है। सेवरल सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी आर आइडेंटिफाइड एज कॉजेज। नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ गुड्स। कई बार जैसे गुड्स का कमी हो जाता है तो उसके कारण लोग ब्लैक में बेचने लगता है ज़्यादा दाम बढ़ा के, और उस पर टैक्स नहीं देता है। जब किसी चीज़ का डिमांड बहुत हो जाता है, उसके सप्लाई नहीं होती है, तो वैसे में उसका ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है, 1000 का चीज़ 2000 5000 में बिकना शुरू हो जाता है। नंबर 2, लाइसेंस प्रोसीडिंग। कई बार क्या होता था पहले कि लाइसेंस का बहुत चक्कर था, तो लोग लाइसेंस से बचने के लिए बिना बताए, सरकार को बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि लाइसेंस का बहुत झमेला होता है। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें फैक्ट्रियों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो इतना हिसाब किताब नहीं रखना चाहते हैं हर चीज़ का, ठीक है। नंबर 4, स्मगलिंग, स्मगलिंग के कारण। और नंबर 5, टैक्स स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको बताया कि पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड था टैक्स, लोगों को पहले तो पता नहीं रहता था कि हमको कौन कौन टैक्स देना है। अवेयरनेस रहेगा, वो बेचारा बना के बेच रहा है, किसी तरह बिजनेस कर रहा है कि पढ़ा लिखा हुआ भी है, तो उसको पता नहीं है कि हमको कहाँ कहाँ कितना कितना किसको टैक्स जमा करना है। तो आदमी को पता ही नहीं होता था कि हमको इतना टैक्स जो है जमा करना है यहाँ यहाँ, तो इसके कारण वो टैक्स नहीं जमा करता था। अभी इसीलिए इतना सब हटा दिया कि भाई इतना जगह नहीं, एक ही जगह बस, जहाँ सामान बिक रहा है वहीं पर सब कलेक्शन हो जाएगा एक नाम से, दैट इज जीएसटी। तो टैक्स स्ट्रक्चर भी जो था जिसके कारण कि ब्लैक मनी होता था। नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब हुआ टैक्स पेमेंट नहीं करना, यानी उससे बचना, टैक्स पे करने से बचना किसी भी तरह से। देखिए, टैक्स इवेजन इज द इलीगल, देखिए इवेजन जो वर्ड है, इवेजन इवेड से बना है, EVADE। इवेड का मतलब होता है बचना, बचना, बच निकलना। तो इवेड से बना है, जैसे कहते हैं कि ही इवेडेड अरेस्ट, मतलब वो गिरफ्तारी से बच निकला, उसके नाम गिरफ्तारी का वारंट आया तो क्या किया, छुप गया कहीं, पते नहीं किसको कहाँ है, तो इसको कहते हैं अंडरग्राउंड हो गया। तो ही इवेडेड अरेस्ट बाय गोइंग अंडरग्राउंड, तो वो गिरफ्तारी से बच निकला, गायब हो गया। तो इवेड का मतलब होता है किसी चीज से बच निकलना, बच जाना। इवेड से बना है इवेजन, तो यहाँ कहते हैं टैक्स इवेजन, यानी टैक्स देने से बच जाना। कैसे बचते हैं भाई, टैक्स इवेजन इज द इलीगल इवेजन ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स इवेजन एक गैर कानूनी बच निकलना है टैक्सेस देने से, बाय इंडिविजुअल्स, चाहे वो आदमी करें, कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े कंपनियां करें, एंड ट्रस्ट, चाहे वो कई तरह के जो ट्रस्ट होते हैं वो करें। टैक्स इवेजन एक्टिविटीज इंक्लूडेड, क्या क्या इसमें होता है, अंडर रिपोर्टिंग इनकम, सबसे ज़्यादा जो होता है कि इनकम कम बतलाना, कमाते हैं 5 करोड़, बताना कि नहीं हम तो 1 ही करोड़ कमाते हैं, महीना में कमाते हैं 50,000, कहना कि नहीं हम तो 10-15 हज़ार कमा लेते हैं, अंडर रिपोर्टिंग इनकम। नंबर 2, इन्फ्लेटिंग डिडक्शंस और
एक्सपेंसेस, खर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, या डिडक्शंस जो होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बताना कि अरे भाई इतना पैसा वहाँ कट गया, इतना वहाँ खर्च हो गया, उसने इतना पैसा मांग लिया। ठीक है, ये सब लोग करते हैं, अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो यही इन्फ्लेटिंग, इन्फ्लेटिंग का मतलब बढ़ाना, जैसे गुब्बारा हम फुलाते हैं, इन्फ्लेट का मतलब फुलाना, तो वैसे ही किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा देते हैं, उसको भी इन्फ्लेटिंग, और उसी से इन्फ्लेशन बना है। इन्फ्लेटिंग मतलब बढ़ाना। हाँ, बढ़ाना। तो इन्फ्लेटिंग डिडक्शंस और एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे पैसे कटे हैं कहीं, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, या एक्सपेंसेस अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ा के बताना कि अरे भाई इसमें बना, देखते हैं कहीं जाइएगा सब बताएगा अरे सर इतना पैसा लगा है इसमें, ये हुआ है, ये हुआ, ये हुआ है। कहीं आप किसी चीज़ को खरीदने जाइए, कहेगा सर इतना इसमें खर्चा लगता है, बनाने में ये होता है, वो होता है, बहुत खर्च आता है। तो कई बार लोग एक्सपेंसेस को भी इन्फ्लेट करते हैं, डिडक्शंस को भी बढ़ाते हैं। तो इवेजन बोल के मुझे बच निकल रहा है। हाँ हाँ इवेजन बच निकल रहा ही है ना। हाँ, जैसे इवेड का मैंने बताया ना, इवेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बच निकलना। हाँ। जैसे हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, तो आप कुछ और शुरू कर दे रहे हैं बात, तो उसको कही इवेडेड माई क्वेश्चंस, वो मेरे प्रश्नों से बचता रहा, जवाब नहीं दिया, ही इवेडेड माई क्वेश्चंस। तो इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना, बच निकलना। ठीक है, समझ गए। देन हाइडिंग मनी, पैसा को छुपा देना, कहीं से इनकम हुआ हम उसको छुपा दिए, बताए नहीं कि इनकम हुआ, हाइडिंग मनी। हाइडिंग इंटरेस्ट इन ऑफशोर अकाउंट्स, ये भी एक तरीका है। लोग क्या करते हैं, विदेशों में कुछ ऐसे विदेशों में बैंकों में अकाउंट खोल लेते हैं जहाँ की उनको हिसाब किताब देना नहीं रहता है बाकी जगह, तो वहाँ पर लोग अपने पैसे जमा करके छुपाए रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ इतना बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था नहीं है, समझ गए, जहाँ इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं है, सारी चीज़ें, नियम कानून नहीं है वहाँ, ऐसे देशों के बैंकों में लोग अपने पैसे जमा कर देते हैं। और बहुत सारे देश इसीलिए उनकी इकोनॉमी चल रही है क्योंकि वो दूसरों का ब्लैक मनी जमा करते हैं और उन पर ब्याज कमाते हैं। तो बहुत से छोटे मोटे देश ऐसे ही चल रहे हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं जहाँ की सिर्फ वो अपने बैंकों की वजह से चल रहा है, वहाँ सारा ब्लैक मनी जमा रहता है दुनिया भर के लोगों का। उनकी उनकी इकोनॉमी ही इसी पर चलती है कि वहाँ जाके लोग खाली वहाँ के बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के सरकार में ऐसा नियम कानून नहीं होता है कि दूसरों को बताना है कि कौन पैसा जमा किया है। तो ये लोग वहाँ अपना अपना पैसा डाल के सो जाते हैं कि चलो वहाँ पैसा सेफ है हमारा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, हाइडिंग इंटरेस्ट इन ऑफशोर अकाउंट। ठीक है, तो दूसरे देशों के बैंकों में जो है पैसा छुपा के लोग रखते हैं। ऑफशोर का कहने का मतलब है कि जैसे कि जनरली मतलब ऑफशोर हम कहते हैं कि दूर देशों में, मतलब जो समुद्र पार करके जहाँ जाना पड़ता था, इसलिए वर्ड ऑफशोर यूज किया। कई बार एक्चुअली क्या है कि हाँ, आइलैंड्स भी है ना, आइलैंड ज़्यादातर जो ऐसे देश वो आइलैंड्स ही हैं, जो इंडियन ओशन में या कई जगह जो पैसिफिक में ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं छोटे छोटे, वहाँ क्या है कि सरकार बहुत कोई खास होती नहीं है और वहाँ का बहुत नियम कानून नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे देशों में ज़्यादातर ये बैंक चलते हैं और ये बैंकों में सब जा जाके वहाँ अपना घूम फिर भी लिया, पैसा भी छुपा दिया जाके यही धंधा चलता है बिजनेसमैन का। कैसे छुपाता होगा? पैसा लेके थोड़ी जाता होगा, अकाउंट कैसे होता होगा? पैसा वो छुपा के जैसे तैसे ले जाते हैं, वो उनका जुगाड़, अब हम क्या जाने कि कैसे ले जाते हैं। पकड़ाता नहीं होगा एयरपोर्ट पे? अरे तो जैसे देखिए वो एयरपोर्ट से नहीं ना, इसीलिए ना ऑफशोर वर्ड यूज किया है, एयरपोर्ट से तो जाएगा तो पता चल ही जाएगा, इसीलिए वो शिप वगैरह से जाते हैं, समझे, कि उसमें वो ज़्यादा चेकिंग नहीं हो, ऐसा जुगाड़ करते हैं। अब जैसे भी करते हैं, देखिए गलत काम, फ्लाइट से भी सब चीज़ जा रहा है, ऐसा थोड़े फ्लाइट से नहीं जाता है, फ्लाइट से भी जाता है, उसमें
देखिए पकड़ाने का चांस रहता है, लेकिन उसमें वो फ्लाइट वाले ही, कार्गो वाले सब मिले रहते हैं, ठीक है, उन्हीं लोग को मिला के सेटिंग किए रहता है सब, वही लोग बिना चेक किए बढ़ा देते हैं। देखिए हर जगह आदमी आदमी ही है, आपको लगता है इतना, सब जगह पैसा खाने के लिए सब बेचैन रहता है, पैसा दीजिए तुरंत आपका पार कर देगा इधर से उधर, ऐसा थोड़ा। गलत काम करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखिए हम कल लालच में फंस गए, मैडम से कल डांट भी खा गए। मैडम साथ में थी, आ रहे थे उनको लेके, फुलवारी शरीफ में मार्केट में आम बेच रहा था, बोला 50 रुपये के जी, 50 रुपये के जी मालदा आम, जहाँ बाकी जगह सब जगह 100 रुपये बिक रहा है, 80 रुपये बिक रहा है। तो हम कह के चलिए ले लेते हैं, बोले कि नहीं लीजिए, बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। हम कह रहे देख रहे ठीक ही लग रहा है, सब ठीक ही था, लेकिन उसमें कुछ जो था वो गला हुआ जैसा था, पता नहीं चला दूर से, तो ले लिए। अब बाद में एक दो निकल गया गला हुआ, तो वो कह रहे कि देखिए गुस्सा गया, हमको बोले भी, हम कह के अब क्या करें, हम ही अपने लालच में फंस गए कि बोला कि 50 रुपये मिल रहा है, हम सोचे चलिए भाई, और दिख भी रहा था ठीक, लेकिन दिक्कत है कि जो ठीक दिख रहा था उधर से कम दे रहा था, इधर कहीं रखे हुए होगा गला हुआ, सब मिला दे रहा था। तो क्या कहें, लोगों का देखिए जालसाजी तो दुनिया भर में खाली जालसाजी, और हम लोग लालच में फंस जाते हैं। थोड़ा ऐसे हम जनरली नहीं ले, लेकिन अब लगा कि ठीक है दे रहा है तो चलिए, गुजर ही रहे थे बगल से, तो यही होता है कि आदमी, और सबको लालच किसको नहीं होता है, क्या कहें। अब कोई कह रहा है एयरपोर्ट पर स्टाफ है, उसको कह रहा है कि जो है माल इधर से उधर कर दो, 50,000 1 लाख दे देंगे, कौन नहीं करेगा है? तो होता है हर जगह, आदमी आदमी ही है, लालच से बचना बड़ा मुश्किल होता है, सबकी वही कहानी है। खैर देखिए, नाउ टैक्स इवेजन पेनाल्टीज, टैक्स से बचते हैं हम तो उसमें क्या क्या पेनाल्टीज होता है। इफ अ पर्सन willfully commits the act of tax evasion he may face felony charges, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर टैक्स नहीं देता है तो उस पर फेलनी यानी कि क्राइम करने का मुकदमा चलेगा। Tax evasion penalties include imprisonment of up to 5 years and high amount as fines। तो टैक्स से बचने की, टैक्स नहीं देने की जो सजाएं होती हैं वो 5 साल तक की कैद भी हो सकती है, या ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पैसे फाइन के रूप में वसूले जा सकते हैं। नंबर 2, फेलनी का मतलब होता है क्राइम, क्राइम क्राइम, वहाँ आपको क्रिमिनल माना जाता है कि आप जानबूझ के, क्राइम, हाँ क्रिमिनल केस चलता है, उसको वेस्ट में फेलोनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्राइम वर्ड यूज करते हैं ना, वहाँ जो है लीगल वर्ड है फेलोनी। नंबर 2, द डिफेंडेंट, अब डिफेंडेंट कहते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, जो, हाँ जो बचाव पक्ष है या जिसने, जो मुजरिम है। देखिए अब यहाँ आ गया तो बता देता हूँ खाली, जब केस मुकदमा होता है 2 पार्टी होता है, एक होता है प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिफेंडेंट। प्रोसिक्यूशन होता है जो उसके सजा दिलाने, यानी सरकार होता है जनरली जो सजा दिलाना चाहता है, हाँ, और डिफेंडेंट होता है जो अपना बचाव कर रहा होता है, डिफेंड कर रहा होता है अपने आप को, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि केस किसने किया है, किस तरह का केस है। जैसे हम जनरली कोई क्राइम करते हैं, हम किसी के वो करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो ऐसे में हम पर जो केस चलता है तो वहाँ हम पर केस चलाने वाला होता है सरकार, और डिफेंडेंट वहाँ पर होते हैं जिसने क्राइम किया है, जिस पर मुकदमा चल रहा है वो होता है डिफेंडेंट, ठीक है। तो डिफेंडेंट होता है जिस पर केस मुकदमा चल रहा है, और प्रोसिक्यूशन होता है जो उस पर मुकदमा चला रहा है।
ज़्यादातर मामलों में सरकार होता है, जैसे हम कोई भी अपराध करते हैं, पुलिस हमको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, फिर वहाँ मुकदमा चलेगा, तो वहाँ सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन करेगा हमारे खिलाफ जो है वहाँ मुकदमा चलाएगा, और हमारा जो बचाव पक्ष में वकील होगा तो हम बचाव पक्ष डिफेंडेंट हम हो जाएंगे, और जो वकील होगा वो डिफेंडिंग लॉयर कहा जाएगा। तो डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूशन होता है, जो मुकदमा चलाता है वो प्रोसिक्यूशन होता है, जो बचाव करता है अपना वो डिफेंडेंट। तो यहाँ कह रहा है कि द डिफेंडेंट may also be ordered to pay for the costs of prosecution, यानी जो बचाव पक्ष है जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको ये मुकदमा करने का खर्च भी उससे वसूला जा सकता है कि भाई आपके कारण ये मुकदमा, इसका खर्च कौन देगा, तुम टैक्स नहीं दिए हो, उसके कारण ये मुकदमा चलाना पड़ रहा है, इसका ये सब खर्च कौन देगा, तो वो भी आप ही को देना, आप ही से वसूला जा सकता है, ये कहा जा रहा है। द डिफेंडेंट में ऑल्सो, मतलब सजा तो हुई सो हुई, पेनाल्टी लिया गया सो तो लिया गया, और जो मुकदमे का खर्च हुआ वो भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया। नंबर 3, टैक्स इवेजन पेनाल्टीज कैन बी हार्श। टैक्स नहीं देने का जो दंड होता है वो काफ़ी कड़ा होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो आपने कितना जघन्य, कितना कड़ा अपराध किया है। सीवियरिटी का मतलब कितना कड़ा है, साधारण अपराध है कि बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध है। गंभीरता, सीवियरिटी हो गया गंभीरता, कितना सीवियर क्राइम है, उस पर आपका पनिशमेंट ज़्यादा हार्ड हो सकता है। बहुत टॉपिक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए एक टॉपिक बचा है। Okay, next topic is 4.7 taxes and development. The role of taxation in developing economies is as follows. तो टैक्स आखिर किस लिए वसूला जाता है? आपने शुरू में ही पढ़ा कि टैक्स सरकार अपने काम के खर्च के लिए वसूलती है, जो भी उसको काम करना होता है या विकास का कार्य करना चाहती है, डेवलपमेंटल वर्क करना चाहती है, उसके लिए जो खर्च होने वाला होता है उस खर्च का जुगाड़ करने के लिए टैक्स लगाती है। तो नेचुरल बात है कि टैक्स लेगी तभी वो कुछ काम कर पाएगी, तभी विकास कर पाएगी। तो यानी कि टैक्स कहीं ना कहीं विकास से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है। जितना टैक्स मिलेगा सरकार को, सरकार उतना बेहतर काम कर पाएगी अगर ठीक सरकार होगी, लूट खसोट वाली नहीं होगी। तो टैक्स से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं सरकार के कामकाज से और वहाँ के डेवलपमेंट से। तो जहाँ के लोग टैक्सेस देते होंगे अच्छे से, वहाँ सरकार भी अच्छे से कामकाज करती है और वहाँ डेवलपमेंट भी होता है। और जहाँ अगर सरकार नहीं कामकाज कर रही है ठीक से, बिल्कुल बेकार है जहाँ सरकार, तो समझ जाइए कि वहाँ टैक्स वैक्स लोग नहीं देते। तो देखिए, द रोल ऑफ टैक्सेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज इज एज फॉलोज। तो टैक्सेशन का डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रोल होता है? देखिए, नंबर 1, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या मतलब हुआ कि जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करना। मोबिलाइजेशन मतलब उनको इस्तेमाल में लाना, उनको प्रोसेस करना। ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब कुछ आपका सब धरती के अंदर तो सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं करेंगे, मार्केट में बेचेंगे नहीं, तब तक कैसे बन के तैयार होगा? आप सोचिएगा कि बैठे बैठे सब चीज़ सामने बिकने लगे, नहीं। उसके लिए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। इसी को कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। देखिए, टैक्सेशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू।
टैक्सेशन, टैक्स लगाने से क्या होता है, सरकार के पास काफ़ी सारा पैसा आ जाता है, जिससे कि उस पैसे का सरकार कुछ उपयोग कर सके। अब सरकार के पास कुछ पैसा ही नहीं रहेगा तो करेगा क्या? लोग कहते हैं कि भाई सरकार कुछ करती नहीं है। अरे भाई, सरकार के पास पैसा नहीं है तो करेगा क्या? वो करेगा क्या बताइए? पैसे से ही ना सब काम होता है, और उसके पास पैसा ही नहीं, क्या करेगा? पैसा रहेगा तो वो कुछ प्रोवाइड करेगा, कुछ फैसिलिटी सेटअप करेगा, कुछ लोगों का सर्विस करेगा, और पैसा ही नहीं है तो करेगा क्या? बैठा ही तो रहेगा। तो यही कहा जाए कि टैक्सेशन से सरकार को फंड्स मिलते हैं, रेवेन्यू होता है, जिसका कि वो आगे चल के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकता है अलग अलग कामों। The tax revenue is generated by imposing direct taxes such as personal income tax and corporate tax and indirect taxes such as customs duty, excise duty etc. तो ये जो रेवेन्यू सरकार को आता है टैक्स लगा के, ये कहाँ, ये डायरेक्ट टैक्सेस से भी आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी आता है। जहाँ वो डायरेक्ट टैक्स लगाता है, जैसे इनकम टैक्स, कि भाई जिसका इनकम होगा वो इतना टैक्स अपना इनकम का देगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, ये सब जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, कि आप कोई सामान का कंप्यूटर खरीदे तो उस पर इतना एक्साइज ड्यूटी आप दिए, इतना सेल्स टैक्स दिए, ये दिए, जीएसटी दिए। तो ये सरकार डायरेक्ट टैक्स से भी कलेक्शन अपना करता है और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों से सरकार को रेवेन्यू मिलता है। अब देखिए सब अच्छे से समझ, क्योंकि अब इसके बाद यही आने वाला है, बजट ही करेंगे इसके बाद, तो इसीलिए आपको यहाँ सब ठोक पीट के समझा रहे हैं कि अच्छे से समझ जाइए, ताकि आप बजट जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आए सारी बातें, ठीक है? हाँ, तो सरकार को रिसोर्सेज जो है मिलता है किससे, रेवेन्यू मिलता है किससे, दोनों तरह के टैक्सेस से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, जो भी है सब। इन सब से तो होता है क्या फायदा, कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सरकार के पास फंड्स आते हैं, उन फंड्स का सरकार समाज के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पैसा आया तब सड़क बनाया, पैसा है तब मेट्रो बना रहा है। बिहार सरकार बहुत साल से परेशान था, अभी भी बिहार विकास, ये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था। किस लिए? मैंने बताया आपको, विशेष राज्य का मतलब है पैसा, पैसा चाहिए। अब पैसा आइए नहीं तो बैठ के क्या करेगा, घंटा बजाएगा मंदिर में और क्या करेगा सब। तो पैसा चाह रहा था, तो सरकार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, और आपको कुछ स्कीम में जो आपको फंड रुका हुआ वो फंड देंगे, वो घोषणा किया ये फंड देंगे, ये देंगे। और उसमें एक बात कहा है, जो आप लोग अगर डिटेल से देखेंगे, कि जो ऐसे संगठन हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से जो लोन मिलता है तो वो लोन दिलाने में मदद करेगा, ये कहा है केंद्र सरकार ने, कि बिहार है, आंध्र प्रदेश या और जो भी राज्य हैं, उनको ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको लोन, पहले क्या होता था, क्योंकि तरीका ये है कि आपको किसी इंटरनेशनल बॉडी से लोन लेना है तो आपको अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रपोजल भेजना पड़ता था। बिहार सरकार को अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है तो वो भारत सरकार भेजेगी प्रस्ताव, तो भारत सरकार पॉलिटिक्स में भेजती ही नहीं थी, तो बिहार सरकार बेचारी हाथ बांध के बैठी रहती थी। सब पॉलिटिक्स का चक्कर है। तो अब जब मिला है सुरताल बिहार सरकार और भारत सरकार का, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपको जो लोन वगैरह चाहिए तो हम जल्दी से उसको आपको दिलवा दें, ठीक है? तो ये हुआ है। खैर, नंबर 2, रिडक्शन ऑफ या रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, यानी जो इनकम में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है और कोई 1,000 ही कमा रहा है, इतना ज़्यादा जो इनइक्वालिटीज है इसको कम करना, टैक्सेशन से ये भी होता है। सरकार क्या करती है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं उनसे ज़्यादा पैसा ले लेती है, और जो कम पैसा कमा रहे होते हैं उनके लिए व्यवस्था कर देती है, सुविधाएं कर देती है, ताकि वो भी अपने इस्तेमाल का चीज़ें खरीद सकें, ले खा सकें, पी सकें, या अपना शेल्टर उनको प्रोवाइड, तो ताकि सब लोग सर्वाइव कर सकें। देखिए, टैक्सेशन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ
इक्विटी, मैंने बताया था इक्विटी उचित, यानी जिससे जितना बनता है उतना। द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, डायरेक्ट टैक्सेस आपने पढ़ा, इनकम टैक्स जो है प्रोग्रेसिव होता है, जितना इनकम बढ़ता जाएगा उतना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा रेट। ऑल्सो सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव इन नेचर, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो हैं वो भी प्रोग्रेसिव होते हैं, जैसे लग्जरी टैक्स। तो लग्जरी टैक्स का मतलब है कि आप टीवी खरीदिएगा तो टीवी आप 20,000 का खरीदिएगा तो 5% टैक्स देना है, लेकिन टीवी आप 50,000 का 1 लाख का खरीदिएगा तो उस पर 20% टैक्स है, टीवी आप 5 लाख का खरीदिएगा तो उस पर आपको 30% टैक्स। तो लग्जरी टैक्स वगैरह भी प्रोग्रेसिव होता है, जितना ज़्यादा आप अय्याशी करिएगा उतना ज़्यादा सरकार आपसे, मैंने बताया पहले महंगी गाड़ियाँ, जैसे फरारी सचिन को एक समय मिली थी, सचिन को एक समय फरारी मिली थी, तो उस फरारी का ओरिजिनल कीमत था 1 करोड़ रुपया और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी था 1.25 करोड़, ठीक है, 1.25 करोड़ उस पर इंपोर्ट ड्यूटी था। तो उस समय जो है भारत सरकार के कर्मचारियों ने सचिन से नहीं वसूला था, तो बड़ा बवाल उठ गया था उस पर कि भाई किसको यह अधिकार मिल गया कि सचिन पर जो है 1.25 करोड़ लग रहा है तो उसको माफ़ कर दे, क्यों माफ़ कर देगा। कि तो उस पर बहुत बवाल हुआ था। तो फिर जो है सचिन तेंदुलकर से तो नहीं लिया गया, लेकिन वो जो कंपनी थी फरारी, उसी ने जो है पे कर दिया था ये इंपोर्ट ड्यूटी। नहीं तो पता चला कि कंपनी ने तो फ्री में दिया सचिन को और सचिन को 1.25 करोड़ टैक्स देना पड़ रहा है। तो पहले अधिकारियों ने यहाँ उनसे नहीं वसूला, फिर हंगामा हो गया था। तो फिर हंगामे को देखते हुए फरारी कंपनी ने ही जो है कहा था कि नहीं ये हम देंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगा ही। ये गलत मैसेज जाता देश में कि भाई कोई, अब ठीक है सचिन था बहुत अच्छा खिलाड़ी, लेकिन कानून कानून होता है। देश में कोई विदेशी गाड़ी आया और उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लें, ये तो गलत, इलीगल हो गया। और उस समय 125% होता था इंपोर्ट ड्यूटी, यानी जितना कीमत है उसका 1.25 गुना आपको अलग से टैक्स देना पड़ता था भारत सरकार। मुझे याद है कि उस समय 1 करोड़ था उस फरारी का दाम जो सचिन को दी गई थी, लेकिन उस पर टैक्स लग गया था 1.25 करोड़। तो बाद में फरारी कंपनी ने वो 1.25 करोड़ भरा था भारत सरकार को। तो यहाँ जो है कहने का मतलब लग्जरी गुड्स पर भी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन वो भी प्रोग्रेसिव होता है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये भी बात कि टैक्सेशन से समाज का कल्याण भी किया जाता है। टैक्सेशन जनरेट्स सोशल वेलफेयर, टैक्स से जो पैसे आते हैं उससे समाज कल्याण के भी काम किए जाते हैं। अमीरों से या जो लोग संपन्न हैं उनसे टैक्स लेके, और जो लोग ऐसे जो बिल्कुल ही अनप्रिविलेज्ड हैं या डिप्राइव्ड हैं, फिजिकली डिसेबल हैं, ओल्ड हैं, पेंशन, इन लोगों को जो है उनसे टैक्स के पैसे से उनका व्यवस्था किया जाता है, उनका सपोर्ट किया जाता है। देखिए, टैक्सेशन जनरेट्स सोशल वेलफेयर, social welfare is generated due to higher taxes on certain undesirable products like alcoholic products, और कुछ ऐसे चीज़ें जो समाज में जो अनडिज़ायरेबल होती हैं, जो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन भाई अब कुछ लोग हैं और उनको बिना पिए नहीं रहेंगे, तो भाई उस पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। सबसे ज़्यादा देखिए, अभी बिहार सरकार ने शराब बंदी की, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स बिहार सरकार को एक्साइज से ही आता था, लिकर से जो है। तो क्योंकि लिकर पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी, हाँ, लिकर पर ही ज़्यादा होता है। तो लिकर ही बंद उस पर हो गया, जब बैन कर दिया सरकार ने, तो उसका जो इनकम होता था वो बंद हो गया, और मेजर इनकम जो था सरकार का वो एक्साइज से ही था। तो देखिए, चलाने के भी फेवर में ये पॉइंट होता है कि शराब क्यों चल रहा बिक रहा था, क्योंकि उस पर एक्साइज बहुत होता है। एक्साइज होता है तो उससे स्टेट को इनकम होता है, और इनकम होगा तो काम कुछ करेगा सरकार। अब आदर्शवादिता में, आदर्श बनने के चक्कर में नीतीश जी ने बैन कर दिया, लेकिन बैन कर दिया तो उसके बाद फिर जो है सारा इनकम बंद हो गया सरकार का, मुश्किल में आ गई है सरकार, अभी तक मुश्किल में चल रही है, क्योंकि इनकम का मेजर हिस्सा राज्य का खत्म हो गया। एक तो इंडस्ट्रीज नहीं था,
ऊपर से चला गया सब झारखंड, और जो एक्साइज से इनकम होता था वो भी बंद हो गया। तो बहुत मुश्किल में आ गई थी सरकार। कैसे कैसे मैनेज किया है नीतीश कुमार ने, तो ये तारीफ की बात है। तो सैलरी देना मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट स्टाफ वगैरह को, इतना पैसा भी नहीं था सरकार के पास। और बीच में बहुत प्रेशर पड़ा था, जब बीच में फिर से गठबंधन हुई थी तो बहुत प्रेशर पड़ा था कि लिकर को ओपन कर दिया जाए, बैन हटा लिया जाए, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन संजोग कहिए कि जो है ऐसा नहीं हुआ और अभी तक कंटिन्यू है। तो एक्साइज जो है उससे वसूला जाता है काफ़ी, ताकि उसका हम लोग समाज कल्याण में या दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स में पैसों का इस्तेमाल कर सकें। नंबर 4 इज फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, टैक्सेशन इनकरेजेस एक्सपोर्ट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स। देखिए, टैक्सेशन से क्या होता है, जब हम टैक्स लगाते हैं, विदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ विदेशी चीज़ें कम आती हैं और यहाँ से लोग बाहर ज़्यादा भेजने का कोशिश करते हैं, बेचने का कोशिश करते हैं। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है। Generally, developing countries and even the developed countries do not impose taxes on export items. तो जनरली ज़्यादातर देश जो है एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाते हैं, बाहर बेचने पर टैक्स नहीं लगाते हैं। ये उनका पॉलिसी होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बिके, और जो बाहर से बेचने आएगा उस पर टैक्स लगाते हैं। तो टैक्सेशन से कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। भाई, बाहर का कंपनी अगर आएगा और उस पर टैक्स लगाएंगे तो वो हमें डॉलर देगा, तो इसलिए भी टैक्स उन पर लगाया जाता है ज़्यादा। नंबर 5, रीजनल डेवलपमेंट। बहुत एक्सप्लेनेशन खोज रहा है। हाँ, थक जाता है। हाँ, चलिए आज छोड़ देते हैं, थक गए हम भी। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको करा देंगे। नहीं, कल नहीं, कल रेस्ट करने दीजिए, परसों लेंगे, मंडे।